धूप का एक उदास सा टुकड़ा खिड़की पर आकर ठिठक गया था, मानो अपने दम तोड़ते अस्तित्व को बचाने के लिए आसरा तलाश कर रहा हो। खिड़की के पीछे घुटनों पर सिर टिकाए बैठी जया की निगाह धूप के उस टुकड़े पर पड़ी तो उसके होठों पर एक सर्द आग उभरी। बस यही एक टुकड़ा भर धूप और सीलन भरे अंधेरे कमरे का एक कोना ही अब उसकी नियति बन चुकी थी। अपनी इस दशा को जया ने खुद ही तो चुना था। इसके लिए वह किसे दोष दे? कसूर उसका अपना ही था, जो उसने बिना सोचे समझे एक झटके में जिंदगी का फैसला कर डाला। उस वक्त उसके दिलो दिमाग पर प्यार का नशा इस कदर हावी था कि वह भूल गई कि जिंदगी पानी की लहरों पर लिखी इबारत नहीं, जो हवा के एक झोंके से मिट भी सकती है और फिर मनचाही आकृति में ढाली भी जा सकती है। जिंदगी तो पत्थर पर उकेरे उन अक्षरों की तरह होती है, जो एक बार नक्श हो गए तो उसे न तो बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। अपनी भूल का शिद्दत से एहसास हुआ तो जया की आंखें डबडबा आईं। घुटनों पर सिर टिकाए वह न जाने कब तक रोती रही और उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं में उसका अतीत भी टुकड़े टुकड़े होकर टूटता बिखरता रहा। जया अपने छोटे से परिवार में तब कितनी खुश थी। छोटी बहन अनुपमा और नटखट भाई सोमू दीदी दीदी कहते उसके चारों ओर घुमा करते थे। बड़ी होने की वजह से जया उन दोनों का आदर्श भी थी, तो उनकी छोटी से छोटी समस्या का समाधान भी वही करती थी। माँ आशा और पिता किशन के लाड़ दुलार और भाई बहन के संग साथ में जया के दिन उन्मुक्त आकाश में उड़ते पंछी से चहकते गुजर रहे थे। इंटर तक जय के आते आते उसके भविष्य को लेकर माता पिता के मन में न जाने कितने अरमान जाग उठे थे। अपनी मेधावी बेटी को वह खूब पढ़ाना चाहते थे। उसकी माँ आशा का सपना था कि चाहे जैसी भी हो वह जया को डॉक्टर बनाएगी, जबकि किशन की तमन्ना उसे अफसर बनाने की थी। जया उन दोनों की चाहतों से वाकिफ थी और उनके प्रयासों से भी। वह अच्छी तरह जानती थी कि पिता की सीमित आय के बावजूद वह दोनों उसे हर सुविधा उपलब्ध कराने की से पीछे नहीं हटेंगे। जया चाहती थी कि अच्छी पढ़ाई कर वह अपने माँ बाप के सपनों में हकीकत का रंग भरेगी। इसके लिए वह भरपूर प्रयास भी कर रही थी। उसके सारे प्रयास और आशा तथा किशन के सारे अरमान तब धरे के धरे रह गए जब जया की आंखों में करण के प्यार का नूर आ समाया। करण एक बहार के झोंके की तरह उसकी जिंदगी में आया और देखते ही देखते उसके अस्तित्व पर छा गया। वह दिन जया कैसे भूल सकती है जिस दिन उसकी करण से पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि उसी दिन तो उसकी जिंदगी एक ऐसी राह पर मुड़ चली थी जिसकी मंजिल नारी निकेतन के सीलन भरे अंधेरे कमरे का वह कोना था जहां बैठी जया अपनी भूलों पर जार जार आंसू बहा रही थी। लेकिन उन आंसुओं को समेटने के लिए न तो वहां माँ के ममतामयी आंचल था और न सिर पर हाथ प्यार भरा स्पर्श देकर सांत्वना देने वाले पिता का हाथ। वहां थी तो केवल केयर टेकर की कर्कश आवाज या फिर पछतावे की आंच में सुलगती उसकी अपनी तन्हाइयां, जो उसके वजूद को जलाकर राख कर देने पर आमादा थी। इन्हीं की तपन से घबराकर जया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों पर पलकों का आवरण पड़ते ही अतीत की लड़ियां फिर टूट टूट कर बिखरने लगी। जया के घर से उसका स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 10-12 मिनट का रास्ता रहा होगा। कभी कोई लड़की मिल जाती तो स्कूल तक का साथ हो जाता, वरना जया अकेले ही चली जाया करती थी स्कूल। उसने स्कूल जाते समय करण को कई बार अपना पीछा करते देखा था। शुरू शुरू में उसे डर भी लगा और उसने अपने पापा को इस बारे में बताना भी चाहा, लेकिन जब करण ने उससे कभी कुछ नहीं कहा तो उसका डर दूर हो गया। उसे लगा होगा कोई लड़का। करण एक निश्चित मोड़ तक उसके पीछे पीछे आता था और फिर अपना रास्ता बदल लेता था। जब कई बार लगातार ऐसा हुआ तो जया ने इसे अपने मन का वहम समझकर दिमाग से निकाल दिया और इसके ठीक दूसरे ही दिन करण ने जया के साथ साथ चलते हुए उससे कहा, प्लीज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जया ने चौंक उसकी ओर देखा और रूखे स्वर में बोली, कहिए, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगी? करण ने पूछा। तो जया ने उपेक्षा से कहा, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, जो कहना है सीधे कहो। मैं करण हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। करण ने कुछ झिझकते और डरते हुए जया से कहा। अपनी बात कहने के बाद करण जया की प्रतिक्रिया जानने के लिए पल भर भी नहीं रुका और वापस मुड़कर तेजी से विपरीत दिशा की ओर चला गया। करण के कहे शब्द देर तक जया के कानों में गूंजते और मधुर रस घोलते रहे। उसकी निगाह अब भी उधर ही जमी थी जिधर करण गया था।
अचानक सामने से आती बाइक का हॉर्न सुनकर जया स्थिति का एहसास हुआ तो वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। अगले दिन स्कूल जाते समय जया की नजरें करण को ढूंढती रहीं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। 3 दिन लगातार जब वह जया को दिखाई नहीं दिया तो उसका मन उदास हो गया। उसे लगा कि करण ने शायद ऐसे ही कह दिया होगा और वह उसे सच मान बैठी। लेकिन चौथे दिन जब करण नियत स्थान पर खड़ा मिला तो उसे देखते ही जया के मन की कली खिल उठी। उस दिन जया के पीछे पीछे चलते हुए करण ने आहिस्ता से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं उस दिन के बात पर? जया ने कहा, नहीं। जया ने धड़कते दिल से जवाब दिया। तब करण ने उत्साहित होते हुए बात आगे बढ़ाई, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जया ने कहा, जया। उसका छोटा सा उत्तर था। आप बहुत अच्छी हैं जया जी। अपनी बात कहने के बाद करण थोड़ी दूर तक जया के साथ चला, फिर उसे बाय करके अपने रास्ते चला गया। उस दिन के बाद वह दोनों एक निश्चित जगह पर मिलते। वहां से करण थोड़ी दूर जया के साथ चलता, 2 बातें करता और फिर दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता। इन दो पल की मुलाकातों और छोटी छोटी बातों का जया पर ऐसा असर हुआ कि वह हर समय करण के ही ख्यालों में डूबी रहने लगी। नादान उम्र की स्वप्निल भावनाओं को करण का आधार मिला तो चाहत के फूल खुद ब खुद खिल उठे। यही हाल करण का भी था। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने मन की बात जया से कही दी, आई लव यू जया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है। करण के मन की बात उसके होठों पर आई तो जया के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसने नजर भर करण को देखा और फिर पलकें झुका ली। उसकी उस एक नज़र में प्यार का इजहार भी था और स्वीकारोक्ति भी। एक बार संकोच की सीमाएं टूटी तो जया और करण के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों दूरियां कम होती गईं, दोनों एक दूसरे के रंग में रंगते गए। फिर उन्होंने सबकी नज़रों से छिपकर मिलना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिलता दोनों प्रेमी किसी एकांत स्थल पर मिलते और अपने सपनों की दुनिया रचते गढ़ते। उस वक्त जया और करण को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पागल मन की उड़ान का कोई वजूद नहीं होता। किशोरवय का प्यार एक पागलपन के सिवा और क्या है। बिल्कुल उस बरसाती नदी की तरह जो वर्षा काल में अपने पूरे आवेग पर होती है, लेकिन उसके प्रवाह में गंभीरता और गहराई नहीं रहती। इसलिए वर्षा समाप्त होते ही उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। अब जया की हर सोच करण से शुरू होकर उसी पर खत्म होने लगी थी। अब उसे न कैरियर की चिंता रह गई थी और न माता पिता के सपनों को पूरा करने की उत्कंठा। बेटी में आए इस परिवर्तन को उसकी माँ आशा की अनुभवी आंखों ने महसूस किया तो एक माँ का दायित्व निभाते हुए उन्होंने जया से पूछा, क्या बात है जया, इधर कुछ दिन से मैं महसूस कर रही हूँ कि तू कुछ बदली बदली सी लग रही है। आजकल तेरी सहेलियाँ भी कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। तो उनके घर जाती रहती है लेकिन उन्हें कभी अपने घर नहीं बुलाती। माँ द्वारा अचानक की गई पूछताछ से जया एकदम घबरा गई। जल्दी में उसे कुछ सुझाई नहीं दिया तो उसने बात खत्म करने के लिए कह दिया, ठीक है मम्मी, आप मिलना चाहती हैं तो मैं अपनी सहेलियों को बुला लूंगी घर। कई दिन इंतजार करने के बाद भी जब जया की कोई सहेली नहीं आई और उसने भी जाना बंद नहीं किया तो मजबूरी में आशा ने जया को चेतावनी देते हुए कहा, जया अब तो कहीं नहीं जाएगी, जिससे मिलना हो घर पर ही बुला लिया कर। घर से निकलने पर पाबंदी लगी तो जया करण से मिलने के लिए बेचैन रहने लगी। आशा ने भी उसकी व्याकुलता को महसूस किया लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। धीरे धीरे 4-5 दिन सरक गए तो एक दिन जया ने आशा को अच्छे मूड में देखकर उनसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की इजाज़त चाही। जया की बात सुनते ही आशा का पारा चढ़ गया। उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में जया को जोर से डांटते हुए कहा, इतनी बार मना किया है, समझ में नहीं आया तुझे? तू घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। इतनी बार मना कर चुका हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? नारी निकेतन के केयर टेकर का कर्कश स्वर गूंजा तो जया की विचारधारा में व्यवधान पड़ा। उसने चौंकर इधर उधर देखा लेकिन वहां पसे सन्नाटे के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। जया को अपनी माँ की याद आई तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। जया अपनी नादानी पर पश्चाताप करती रही और बिलक बिलक कर रोती रही। इन आंसुओं का सौदा उसने स्वयं ही तो किया था, तो यही उसके हिस्से में आने थे। इस मारक यंत्रणा के बीच वह अपने अतीत की यादों से ही चंद कतरे सुख पाना चाहती थी तो वहां भी उसके जख्मों पर नमक छिड़कता करण आ खड़ा होता था। उस दिन माँ के डांटने के बाद जया समझ गई कि अब उसका घर से निकल पाना किसी कीमत पर संभव नहीं है। बस यही एक गनीमत थी कि उसे स्कूल जाने से नहीं रोका गया था और स्कूल के रास्ते में उसे करण से मुलाकात के 2-4 मिनट मिल ही जाते थे। आशा ने बेटी के गुमराह होते पैरों को रोकने का भरसक प्रयास किया
लेकिन जया ने उनकी एक नहीं मानी। एक दिन आशा को अचानक किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ा। जाना भी जरूरी था क्योंकि वहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। जल्दबाजी में आशा ने सोच समझकर अपने छोटे बेटे सोमू को साथ लेकर चली गई। जया पर प्यार का नशा ऐसा चढ़ा था कि ऐसे अवसर का लाभ उठाने से भी वह नहीं चूकी। उसने अपनी छोटी बहन अनुपमा को लालच दिया और करण से मिलने चली गई। जया ने फोन करके करण को बुलाया और उसके सामने अपनी मजबूरी जाहिर की। जब करण कोई रास्ता नहीं निकाल पाया तो जया ने बेबाक होकर कहा, करण, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हमारे सामने मिलने का कोई रास्ता अब नहीं बचा है। जया की बात सुनने के बाद करण ने उससे पूछा, जया, मेरे साथ चल सकती हो क्या? कहाँ? जया ने रुआंसी आवाज में कहा। तो करण बेताबी से बोला, कहीं भी। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं तो पनाह मिलेगी हम लोगों को। और उसी पल जया ने एक ऐसा निर्णय कर डाला जिसने उसके जीवन की दिशा ही पलट कर रख दी। इसके ठीक 5-6 दिन बाद जया ने अब सब सपनों को अलविदा कहकर एक अपरिचित राह पर कदम रख दिया। उस वक्त उसने कुछ नहीं सोचा। अपने इस विद्रोही कदम पर वह खूब खुश थी क्योंकि करण उसके साथ था। करण जया को लेकर नैनीताल चला गया और वहां गेस्ट हाउस में एक कमरा लेकर ठहर गया। करण का दिन रात का संग साथ पाकर जया इतनी खुश थी कि उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसके इस तरह बिना बताए घर से चले जाने पर उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। काश उसे इस बात का तनिक भी आभास हो पाता। जया दोपहर को उस वक्त घर से निकली थी जब आशा रसोई में काम कर रही थी। काम करके बाहर आने के बाद जब उसने जया को नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने अनुपमा से उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि दीदी बाहर गई है। यह जानकर आशा को जया पर बहुत गुस्सा आया। वह बेताबी से उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। जब शाम ढलने तक जया घर नहीं लौटी तो उनका गुस्सा चिंता और परेशानी में बदल गया। 8 बजते बजते किशन भी घर आ गए थे, लेकिन जया का कहीं कुछ पता नहीं था। बात हद से गुजरती देख आशा ने किशन को जया के बारे में बताया तो वह भी घबरा गए। उन दोनों ने जया को लगभग 3-4 घंटे पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढते रहे और फिर थक हार कर बैठ गए। वह पूरी रात उन्होंने जागते और रोते ही गुजारी। सुबह होने तक भी जया घर नहीं लौटी तो मजबूरी में किशन ने थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बेटी के इस तरह गायब हो जाने से किशन का दुख और चिंता से बुरा हाल था। उधर आशा की स्थिति तो और भी दयनीय थी। उन्हें रह रह कर इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उन्होंने जया के घर से बाहर जाने वाले मामले की खोजबीन उतनी गहराई से नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। इसकी वजह यही थी कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। किशन और आशा बेटी को लेकर एक तो वैसे ही परेशान थे, दूसरे जया के गायब होने की बात फैलने के साथ ही रिश्तेदारों और परिचितों द्वारा प्रश्न दर प्रश्न की जाने वाली पूछताछ उन्हें मानसिक तौर पर व्यथित कर रही थी। मिलने जुलने वालों की बातों और परामर्शों से परेशान होकर किशन और आशा ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उधर जया माता पिता पर गुजर रही कयामत से बेखबर नैनीताल की वादियों का आनंद उठा रही थी। करण के प्यार का नशा उस पर इस तरह से चढ़ा हुआ था कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने का भी होश नहीं था। उसे यह भी चिंता नहीं थी कि जब उसके घर से लाए पैसे खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा। और यह सब उसकी उस नासमझ उम्र का तकाजा था जिसमें भावनाएं, कल्पनाएं तथा आकर्षण तो होता है लेकिन गंभीरता या परिपक्वता नहीं होती। किशन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू की तो शीघ्र ही जया की गुमशुदगी का रहस्य खुलकर सामने आ गया। पुलिस द्वारा जया की फोटो दिखाकर की गई पूछताछ के दौरान पता चला कि वह लड़की नैनीताल जाने वाली बस में चढ़ते देखी गई थी। बताने वाले दुकानदार ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि उसके साथ एक लड़का भी था। इतना पता चलते ही पुलिस उसी दिन नैनीताल के लिए रवाना हो गई। नैनीताल पहुंचने के बाद पुलिस ने जया की खोज खबर ली गेस्ट हाउसों से ही शुरू की, क्योंकि दिन रात के अनुभव के आधार पर पुलिस वालों का नजरिया था कि घर से भागे किशोरवय प्रेमी प्रेमिका पैसा कम होने की वजह से होटल के बजाय छोटे मोटे गेस्ट हाउसों को ही अपना ठिकाना बनाते हैं। पुलिस का अनुमान ठीक निकला। एक गेस्ट हाउस के केयर टेकर ने पुलिस वालों को बताया कि कम उम्र का एक प्रेमी युगल 4 दिन पहले उसके यहाँ आकर ठहरा था। पुलिस ने एंट्री रजिस्टर में उनका नाम और पता देखा तो दोनों ही गलत दर्ज थे। इस बीच पुलिस द्वारा गेस्ट हाउस में की जाने वाली जांच पड़ताल का पता सबको चल चुका था। पुलिस का नाम सुनते ही करण के होश उड़ गए। उसने बचे हुए पैसे अपनी जेब में डाले और जया से बोला, जया, तुम डरना नहीं, मैं 10 से 15 मिनट में लौट आऊंगा। जया ने करण को रोकने की कोशिश भी की लेकिन वह एक झटके से कमरे से बाहर चला गया। जया को तो कुछ समझ ही नहीं आया।
पुलिस जब तक जया के कमरे पर पहुंची तब तक करण उसकी पहुंच से बाहर निकल चुका था। मजबूरी में पुलिस जया को लेकर लौट आई। जया के बरामद होने की सूचना पुलिस ने उसके घर भेज दी थी। किशन को जब इस बात का पता चला कि जया किसी लड़के के साथ भागी थी तो अपनी बेटी की इस करतूत से उनका सिर हमेशा के लिए नीचे झुक गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे। जया ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। किशन में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह पुलिस थाने जाकर अपनी बेटी जया को ले आते। वह यह भी जानते थे कि जया के मिलने की खबर पाते ही रिश्तेदारों और परिचितों का जो तूफान उठेगा वह उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जया की बरामदगी के बाद पुलिस द्वारा किशन को लगातार संदेश दिया जा रहा था कि वह अपनी बेटी को ले जाएं। जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो किशन आपा खो बैठे और थाने जाकर पुलिस वालों से दो टूक कह दिया कि वह बेटी से अपने सारे संबंध खत्म कर चुके हैं। अब उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है। वह अपनी रिपोर्ट भी वापस लेने को तैयार हैं। एक झटके में बेटी से सारे नाते तोड़कर किशन वहां से चले गए। तब मजबूरी में पुलिस ने जया को हवालात से निकालकर नारी निकेतन भेज दिया। जब जया ने वहां लाने की वजह जाननी चाहिए तो एक पुलिसकर्मी ने व्यंग करते हुए उसे बताया, घर से भागी थी अपने दोस्तों के साथ, अब नतीजा भुगत। तेरे घर वाले तुझे ले जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने तुझसे रिश्ता खत्म कर लिया है। अब नारी निकेतन ही तेरा आसरा है। अतीत की लड़ियां बिखरी तो जया यथार्थ में लौटी। अब उसकी जिंदगी का सच यही था कि उसके सामने जो है वह यही नारी निकेतन है। उसने रो रो कर सूज चुकी आंखों से खिड़की के पार देखना चाहा तो उसे दूर दूर तक फैले अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। धूप का वह टुकड़ा भी न जाने कब कहाँ विलीन हो गया था। जया के मन में, जीवन में और बाहर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इस अंधेरे में अकेले भटकते भटकते उसका मन घबराया तो उसे माँ का आंचल याद आया। वह बचपन में अक्सर अंधेरे से डरकर माँ के आंचल में जा छिपती थी, लेकिन अब वहाँ न तो माँ थी और न ही माँ का आंचल। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर जया को अपनों की अहमियत का पता चला। उसे इस बात का एहसास भी अब हुआ कि माँ बाप बच्चों की भलाई और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ही उन पर पाबंदियां लगाते हैं। माता पिता के सख्ती बरतने के पीछे भी उनका प्यार और बच्चों के प्रति लगाव ही होता है। उसे इस बात का बेहद पछतावा था कि उसने समय रहते मम्मी और पापा की भावनाओं की कदर की होती तो उसका उज्जवल भविष्य नारी निकेतन के इस गंदे से कमरे में दम न तोड़ रहा होता। और जिस करण के प्यार में के खुमार में उसने अपनों को ठुकराया, वही करण उसे बीच मझधार में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने एक बार भी पलटकर यह देखने की कोशिश नहीं की कि जया पर क्या बीत रही होगी। करण की याद आते ही जया का मन वितृष्णा से भर उठा। उसे अपने आप पर ग्लानि भी हुई कि एक ऐसे कृतज्ञ के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, अपने परिवार वालों का सम्मान भी धूल में मिला दिया। अपनी भूल पर पछताती जया ने न जाने कब तक रोती ही रही। जब बैठे बैठे वह थक गई तो सीलन भरे नंगे फर्श पर ही लेट गई। आंखों से आंसू बहते बहते कब नींद ने उसे अपने आगोश में समेट लिया, जया को पता ही नहीं चला। अपनी बदरंग जिंदगी बिताने के लिए उसे आखिर एक आसरा मिल ही गया था। नारी निकेतन के सीलन भरे अंधेरे कमरे का वह कोना जहाँ जिंदगी से थकी हारी जया नंगे फर्श पर बेसुध सो रही थी। कुछ महीनों के बाद आशा और किशन जब नारी निकेतन में जया से मिलने गए तो जया का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अपने किए पर बहुत अफसोस था। उसने अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी। अपने पिता से जया ने कहा, पापा मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो बहुत गलत है, लेकिन ज़िंदगी मेरी यहीं पे ना ख़त्म हो, इसके लिए मुझे प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। माँ पिता का दिल जया को देखकर पिघल गया। उन्होंने जया को नारी निकेतन से निकालकर दूसरे शहर में जाकर अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।